हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल टोटल 11 एग्जाम्पल हैं। और अभी तक जो बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और सभी वीडियो को हमारी लाइक और शेयर जरूर करें। लेट स्टार्ट नाउ। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है? 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके खींचना है। तो हमने इससे रिलेटेड यूक्लिड विभाजन एक्सरसाइज एल्गोरिथम हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, ठीक है। और उसमें किस तरह से हमने यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना सीखे थे। तो इससे रिलेटेड पहला एग्जाम्पल भी है। 4052 को और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही विभाजन एल्गोरिथम है, विभाजन करके निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4052 और 12576, इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है, ठीक है बच्चों। तो बड़ी संख्या को हम अंदर ले लेते हैं, भाग करते हैं 12576, ठीक है। और ये क्या है? 4052। अब इसको देखेंगे ये कितने बार में होता है। तो हम देखिए ये 12000 है, ये 4000 है, तो ये हम देख सकते हैं 3 बार में करें तो कितना आता है 3 बार करने से? 3 दूनी 6, 5 या 15 और 4 तिया 12, तो 12156 आता है, ठीक है बच्चों। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0, 2, 4, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है? 4052। अब ये यहाँ पे आ जाएगा। जब तक ये 0 ना बनेगा तो एचसीएफ ऐसे करते रहेंगे। तो अब ये 420 को हम देखेंगे इसके आसपास में हम कितने से करें, हम इसके आस पास पहुंच जाएं। तो 420 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 9 बार करके कितना आता है। तो 9 बार करते तो 0, 9 दूनी 18, 18 का 1 हासिल ऊपर, 9 चौक 36 और 1 37, तो 37 80 इसका आया, ठीक है बच्चों। तो ये कितने बार में हमने किया? इसको 9 बार। और ये कितने बार किया था हमने? इसको 3 बार। अब इसको माइनस करते हैं, इसका ये 2 आ जाएगा, इसको कैरी देगा, ये 15 में 60 गई तो कितने बचे बच्चों? 7। और ये कितना बचा? 9 में से 7 गया तो 2, और ये 3 में से 3 गया 0। अब इसको 420 यहाँ पे आ जाएगा, 420 है, और ये 272, इसको हम कितने बार कर सकते हैं? 1 बार कर सकते हैं। तो 1 बार कर रहे हैं तो माइनस कर रहा है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 8, और ये कितना आ जाएगा? 4, और ये 148। फिर इसको डिवाइड करते हैं, 272 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितने बार करें हम? इसको 1 बार करते हैं, 148 माइनस कितना बच गया यहाँ पे? माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ से ले दिया 6 में से 4 गया 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1। फिर ये 148 यहाँ पे आ जाएगा। 148 कितने बार में करेंगे हम इसको? 124 1 बार में हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 4, 2, ठीक है बच्चों। अब ये 124 यहाँ पे आ जाएगा। कितने बार करें हम इसको? 5 बार, 120 हो जाएगा। फिर माइनस 4 बचेगा, फिर 4 को 24, 4 6 24, कितने बार में हो गया? 6 बार में। तो किससे एचसीएफ 0 बना? लास्ट वाली देख लेंगे, जिससे 0 बनेगा वही एचसीएफ। तो हमारा 0, 4 को 24 से किया था, यही एचसीएफ है हमारा 4। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में के रूप में लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? यही होता है, ज़्यादा भाज्य बराबर में। हमने यही तो सीखा था, भाज्य, जिसको हम भाग कर रहे हैं। भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल और जमा में शेषफल, यही तो होता है बच्चों। तो हमारा भाज्य क्या है? पहली डिवाइड देखो, अगर हम इसको इस फॉर्म में ना लिखकर हम इसको इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने पहला डिवाइड किसको किया? 12576 को। तो 12576 को किससे भाजक? भाजक क्या है हमारा? 4052, जिससे भाग करते हैं वो हमारा भाजक है 4052। और गुना में भागफल क्या आया? कितना? 3 बार में किया। शेषफल क्या बचा? 420, ठीक है बच्चों। फिर अगली डिवाइड, हमारा अगला भाज्य क्या है? 4052 को 420 से भाजक 420 है, ये कितने बार किया हमने? 9 बार। और शेषफल क्या बचा हमारा? 272।
फिर अगला डिवाइड किसको किया, 420 को किससे किया, 272 से। कितने बार किया, एक बार, तो शेषफल क्या बचा हमारा 148। अगली डिवाइड 272 को किया हमने किससे किया, 148 से। कितने बार किया, एक बार, शेषफल क्या बचा हमारा 124। फिर अगली डिवाइड ये वाली कर रहे थे हम 148 को, तो 148 को हमने 124 से किया, कितने बार, एक बार, शेषफल क्या बचा हमारा 24। ठीक है बच्चों। अगली डिवाइड 124 को किया किससे किया, 24 से। कितनी बार किया, 5 बार किया, शेषफल क्या बचा 4 बचा। अब अगली डिवाइड हमने 24 को किया किससे किया, 4 से। कितने बार, 6 बार, और शेषफल क्या बचा 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ बराबर में किसका एचसीएफ हम किसके बीच में निकाले, 4052 और 12576। इन दोनों का एचसीएफ जो हमने निकाला वो क्या आ गया, 4। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम उदाहरण 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक तो पता होगा आपको क्या है बच्चों, पूर्णांक उसे कहते हैं जो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होती है। वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, लेकिन हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते। भिन्न के रूप में हम नहीं ले सकते, वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो हमें आंसर हमारे सामने है, सम पूर्णांक का आंसर 2q लाना है और विषम पूर्णांक हमें क्या लाना है, 2q + 1 लाना है। ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हल। तो पहले कैसे क्या लिखेंगे हम, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। मैंने कहाँ से लिखा, ए हमने भाज्य विभाजन एल्गोरिथम में ए जो होता है भाज्य होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक मान लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है धनात्मक सम पूर्णांक और विषम। तो सम और विषम जब दोनों होगा तो आपको ना तो सम लेके चलेंगे ना विषम। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, जो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम देखें q के साथ क्या है, b है। b की वैल्यू अगर देख रहे हो तो 2 है। b की वैल्यू कितनी है, 2। तो q के साथ b है तो b की वैल्यू 2 है। ठीक है बच्चों। जहां और ये देखो q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला बच्चों जानते होंगे, a बराबर में bq प्लस में r, और जो r होता है ना वो 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। r क्या होता है, शेषफल दिखाता है। ठीक है, शेषफल जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या तो 0 के बराबर आता है, लेकिन किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। जैसे तुमने कभी किसी को डिवाइड किया होगा, जैसे 7 को 2 के पार्ट से डिवाइड करना है तो 2 3 6। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या आता था, 1। ठीक है, तो ये शेषफल जो है हमारा 1 वो 2 से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब हमने जिससे भाग किया b से भाजक से, वो छोटा होता है। या तो कभी कभी आप डिवाइड करते हो, जैसे मैंने 2 को 6 से किया तो शेषफल क्या रहता है, 0। 2 3 6। ठीक है, तो या तो शेषफल 0 आ जाता है या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिससे हम भाग करते हैं उससे छोटा होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू किससे छोटी है, b की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। तो r बराबर r < 2। तो 2 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी हो गई, r की वैल्यू एक तो 0 हो गई और एक 1। तो यहाँ पे लिखते हैं धनात्मक सम पूर्णांक के लिए। तो इसमें सम क्या है, 0 सम है
समपूर्णांक के लिए। तो इसमें धनात्मक समपूर्णांक क्या है, r बराबर 0। तो r की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो a बराबर में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो a बराबर में b की जगह पे 2 लिख देंगे, 2q प्लस 0, ठीक है। और r की जगह पे क्या रख दिया हमने, 0। अब इसी तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आज इसमें विषम क्या है हमारा, 1 है, 0 रखता लिया हमने। अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r की वैल्यू 1 लेते हैं, तो a बराबर में 2q प्लस में 1। तो हमें आंसर भी यही लाना था, एक तो 2q लाना था, ये आ गया विषम समपूर्णांक, और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q क्या है, पूर्णांक है। हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, हमें क्या लाना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो आंसर में क्वेश्चन के अंदर ही आंसर। तो हमें क्या लाना है, 4q प्लस 1 लाना है आंसर, और एक 4q प्लस 3 लाना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, ठीक है। और ये कैसे दर्शाएंगे, कैसे लाएंगे, तो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मान लेते हैं पहले, हल, इसका सॉल्यूशन, हल, ठीक है बच्चों। तो माना कि ए कोई धनात्मक हमारे सामने लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें सम और विषम की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ विषम की बात हो रही है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तथा b बराबर, b की वैल्यू देखोगे तो 4 है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या है बच्चों, q क्या कोई पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट लिख देंगे, माना हर एक इस तरह के दर्शाने वाले क्वेश्चनों में यही स्टेप चलेगा। माना कि कोई धनात्मक विषम है, सम है तो सम, विषम विषम, अगर दोनों होंगे तो हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेकर चलेंगे। और b की वैल्यू हमारे पास q के साथ ही पता जाता है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है। हमने b क्यों लिया 4, यहाँ पे q के साथ क्या है, b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 बता रखी है, और q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, a बराबर में bq प्लस में r, और जो r यहाँ पे है वो शेषफल है। शेषफल ना 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, लेकिन छोटा किससे होता है, जैसे हम भाग करते हैं b से छोटा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर r की वैल्यू देखी जाए तो r जो है वो छोटा है b से, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 4 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 0 1 2 3। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक इसमें से कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, 1 और 3 है, जो 2 के पार्ट से डिवाइड नहीं होगा वो विषम पूर्णांक है। तो r बराबर में 1 और 3 विषम है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं r की वैल्यू, r बराबर 1 लेने पर, पहले हम 1 ले लेते हैं, 1 लेने पर, और इसकी वैल्यू हम किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, सभी वैल्यू। तो a बराबर में b की जगह पे हमारी b की वैल्यू 4 है, 4, और q की जगह पे q, और r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेते हैं हम, r की वैल्यू
3 लेने पर, 3 लेने पर, तो 3 लेंगे तो a बराबर में क्या हो जाएगा, इसी में रखेंगे b की जगह पे 4, q का q और प्लस में 3। तो यही तो आंसर प्रूफ करना था हमें बच्चों। देखो 4q + 1 या तो 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। क्वेश्चन में कह रखा है इस तरह का, और वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे और ढेरियों की बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो जो परात है उसमें जो ढेरियां बनाई जाए बर्फियों की वो न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का 420 और 130 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, जिससे हमें हमारे पास क्या निकल जाएगा, बर्फियों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी, लेकिन ये ढेरियां जो है उसका न्यूनतम स्थान पता चल जाएगा, न्यूनतम स्थान घेरेगी और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या करेंगे हल। हम यहां पर क्या करेंगे, 420 तथा 130 का एचसीएफ निकालेंगे हम, का एचसीएफ। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे 420 और 130 का एचसीएफ। तो हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 420 और 120 में कौन सी बड़ी संख्या है, 130 में 420 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या को हम अंदर ले लेते हैं 420 और 130 को बाहर। ये कितने बार में हम करें, इसके आसपास पहुंच जाएंगे हम। तो 30 को 3 बार करते हैं तो ये 390 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो हम 0 और ये 3 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 130। तो 30 के पाड़े में ये कितने बार में हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको करते हैं 4 बार में, 120 आ जाएगा। फिर माइनस 10 बचेगा, फिर 10 को ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये 30। ठीक है, और 10 के बारे में 30 3 बार में आता है, हम माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो जिससे 0 बना है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो हम इसको हम किस में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम जानते हैं क्या होता है, इसमें भाज्य बराबर में यही होता है। बस बुक में जो भी लिखा है इसको बस ऐसे ही करना है। भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल और जमा में शेषफल। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला भाज्य किसको किया, किसको भाग किया, 420 को। तो हमने 420 को किया। ठीक है, किससे किया, 130 इसमें भाजक है और भागफल क्या आया 3 और शेषफल क्या आ गया हमारा 30। फिर अगली डिवाइड 130 को किया। ठीक है, किससे किया हमने, 30 से। कितने बार किया, 4 बार। तो हमारा शेषफल क्या बच गया, इसमें 10 बच गया। फिर अगला 30 को हमने किया 10 से, कितने बार किया, 3 बार, शेषफल 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इनका एचसीएफ क्या निकला, तो हमारा एचसीएफ जो निकला है यहाँ पे, एचसीएफ बराबर में कितना निकल गया, 10। ठीक है बच्चों, 10 एचसीएफ निकल गया। तो इसमें जो न्यूनतम स्थान पूछी गई थी, ढेरियां जो बर्फी की ढेरियां की न्यूनतम स्थान घेरे, तो इसका कितना होगा, तो हम इसमें आंसर निकाल देंगे 10 है। तो ढेरियों की न्यूनतम स्थान कितनी है, 10 ढेरियां हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ये एक संख्या है, 4 की पावर n, उस पर विचार करना है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते होंगे बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से
काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n की जगह पे कुछ भी रखने पर जो 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन है, क्या ये 0 पर मतलब ये शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं करके हल। ठीक है बच्चों, तो 4 की पावर n जो है उसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या होगा, 2 गुना में 2 की पावर n लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, अगर मैं एक प्राकृतिक संख्या n, क्या है एक प्राकृतिक संख्या, अगर n की जगह पे मैं 1 डालूं तो क्या आएगा, 4 की पावर 1 4 ही आएगी। 4 की पावर 2 रखूं तो क्या होगा, 4 गुना 4, तो हम देख रहे हैं 16 आ रहा है। ठीक है, और फिर 4 की पावर 3 करते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना आ रहा है, 16 64 आ रहा है। ठीक है, तो हम हर बार क्या देख रहे हैं, या तो 4 आ रहा है इकाई का अंक, या तो 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, या तो यही आ रहा है 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही ये संख्या, क्या 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, तो 0 पर कोई संख्या समाप्त कब होगी, जैसे 10 20 30 40, तो 10 20 30 40 ऐसी सब संख्याएं चलती रहती हैं। तो हमें पता है कि 10 से होने के लिए कोई भी संख्या या तो 2 गुना 5 जोड़ा बनना चाहिए, मतलब 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, जब भी वो क्या होगा 10 के गुणनखंड है। इसी तरह से 20 के होने के लिए भी तो 2 से गुना होना चाहिए, तो वो 2 गुना 5 और गुना में 2, तो इस तरह का हम देख रहे हैं 2 5 तो जरूर होना चाहिए, जब भी वो 10 बन सकता है। इसी तरह से 100 कर सकते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं 4 की पावर n में ना 2 गुना में 2 की पावर n आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो अतः 4 की पावर n शून्य मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करते हैं, पहले 6 का एलसीएम कर लेते हैं। 6 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना में 3, देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 6 का करते हैं एलसीएम, 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरह से हम 20 का भी कर लेते हैं, तो 20 का क्या आएगा, 20 का भी करके देखते हैं। तो 20 का करते हैं हम 2 से तो 10 आता है, फिर 2 से करते हैं तो 5 आता है, और 5 एकम 5, तो क्या आया 2 गुना में 2 की पावर 3 आ गई। 2 कितने बार है, 1 2 2 बार है, और 3 की पावर 1। ठीक है, दोनों में 2 की पावर, उसमें क्या है 20 का 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे इस वाले में 3 की पावर और 2 की पावर 1 है। तो हम एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ क्या आया, इसमें हम देखते हैं दोनों में जो कॉमन हो, या तो हम समझ सकते हैं जो लीस्ट पावर हो, सबसे छोटी पावर हो, सबसे जिसकी घात छोटी हो। इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटे में कौन सा हुआ, तो 2 की पावर 1 हुई। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें 3 है, 3 की पावर 1 है, लेकिन इसमें 0 है, तो वो तो 0 तो यही रह जाएगा, 2 की पावर 1, तो यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या होगा, दोनों में जो हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, और इसमें 3 की पावर 1 है, और इसमें 3 की पावर है लेकिन वो क्या है, 0 है, तो कौन सी हाईएस्ट पावर हुई, तो 3 की पावर 1 हुई। ठीक है, और गुना में 5 की पावर इसमें 1 है और इसमें भी 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 5 की पावर 1 हुई। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, गुना में 3 और गुना में 5, तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 4 को 12 और फिर 5 से मल्टीप्लाई, तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ 2 निकला और एलसीएम 60 निकला।
अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं, एग्जाम्पल 7, उदाहरण नंबर 7। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम इसको किससे करेंगे, पहले हम इसको 2 से पहले करते हैं। 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, 8 आता है, 2 चौक 8, तो 4 आ गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से करते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 6 और 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, फिर 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। और इसी तरह से 404 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 404 का पहले 2 से करते हैं, तो 2 0 2 आ जाएगा इसका, फिर 2 से करोगे तो 1 0 1 आ जाएगा, और फिर ये 101 से ही होगा डायरेक्ट, क्योंकि 101 क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। तो 404 का हमारा क्या निकला एलसीएम, 2 की पावर 2 और 101। ठीक है, एक बार है। तो हमें क्या निकालना है, पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर में जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो, छोटी पावर हो। तो इसकी 2 की पावर 5 है और इसकी 2 की पावर 2, छोटी पावर कौन सी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार गुना कर दो, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया, एचसीएफ 4 निकल गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एक फार्मूला, एचसीएफ बराबर में एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में ए गुना में बी। ए पहली संख्या है और बी क्या है, दूसरी संख्या है। ये फार्मूला हम जानते हैं। ए क्या है, हमारी पहली संख्या, ठीक है बच्चों, और बी क्या है, हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है बच्चों। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला, 4, तो इसके नीचे 4 लिख देंगे, गुना में एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम बराबर में ए पहली संख्या हमारी कितनी है, 96 96, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 404। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम बराबर में क्या आ गया हमारा, 96 गुना में 404, और ये मल्टीप्लाई में 4 है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 101। तो हम क्या करेंगे, 96 को और 101 आपस में गुना करेंगे। तो गुना करके देखते हैं, 101 को जब 96 से गुना करोगे तो कितना आता है, ये 6 0 6 कैंसिल, 9 एकम 9 0 9, फिर आप प्लस कर लेते हैं, 6 9 6 9, तो क्या इतना आ गया आपका आंसर, 9696। ये एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 8, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अब 3 संख्याओं के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 6 का एलसीएम करते हैं तो क्या आता है, पहले 2 से करेंगे 3, फिर 3 से किया तो 1, तो 2 गुना में 3 गुना में 1 आया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से 72 का भी एलसीएम कर लेते हैं। 72 का एलसीएम क्या आता है, 72 का। 72 का करेंगे तो पहले 2 से करते हैं, ये 36 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, फिर इसको हम 3 से करते हैं 3, और फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3, तो क्या आया, 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर हम इसको कितना ले सकते हैं, 3, और गुना में 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, और इसके साथ अगर 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम 120 का भी एलसीएम करते हैं, 120 का भी एलसीएम। तो 120 का एलसीएम करेंगे, 2 से करते हैं, पहले 2 से होगा क्योंकि ये लास्ट में आखिर में क्या है, 0 है, इसलिए 2 से हो जाएगा, तो 12 60, फिर 2 से करेंगे हम 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 से 5, और फिर 5 से करेंगे तो 5 कम 5, तो 2 की पावर कितनी बनी, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बनी, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और गुना में 1 ले सकते हैं। अब इन तीनों में हमें देखना है कॉमन,
एचसीएफ निकालने के इन तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन तीनों में जो हमें दिख रहा है 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 बार और यहाँ पे 2 की पावर 3 बार, तो सबसे छोटी पावर किसकी हुई, 2 की पावर 1, तो इससे एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं और गुना में 3 की पावर में देखते हैं 3 की पावर कितनी है, 2 है यहाँ पे और इसमें भी 3 की पावर 1 और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर तो 3 की पावर 1 ही हुई ना, तो 3 की पावर 1 लेंगे हम, तो दोनों का आपस में 2 तिया 6 आंसर आ गया है। अब एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, और फिर 3 की पावर में भी देखते हैं सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2, और गुना में 5 की पावर हम देखते हैं तो 5 की पावर सबसे बड़ी 1 है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें भी है 5 की पावर, लेकिन कितनी है वो, 5 की पावर 0 है, इसमें भी है 5 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी बनी, 5 की पावर 1 बनी, ठीक है बच्चों। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 1। अब इसको आपस में गुना करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करो तो 8 आ जाएगा, और 3 की पावर 9 आ जाएगा, ये 2 से करेगा और ये 5, तो कितना हो गया, 9 8 72, 72 को हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 10 का 1 हासिल ऊपर, तो 360 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले इसके एक्सरसाइज में 1.3 में हमने किए थे क्वेश्चन, तो हम इसको पहले हम परिमेय संख्या लेके चलेंगे और फिर अगर ये विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा उसके बाद फिर हम कहेंगे कि ये परिमेय नहीं रह गया, अब ये क्या रह जाएगा, अपरिमेय संख्या रह जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या का हल करते हैं। हल, माना कि √3 को हम क्या मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय। तो परिमेय माना है तो √3 को, परिमेय वर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b, क्योंकि परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। ये अंश है ऊपर वाला, ये नीचे वाला हल, जहां a तथा b से अभाज्य है, से अभाज्य है, तथा b बराबर 0 नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये कंडीशन होती है परिमेय। तो सहअभाज्य क्या होता है, a और b कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे a और b को लेकर, लेकिन उसका ना अगर हम एचसीएफ क्या निकाले तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य है, ठीक है ना, a और b का एचसीएफ 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे a आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में √b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का भी वर्ग होगा और √3b का भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो a का वर्ग क्या आएगा, a² आएगा, और √3 का वर्ग क्या आएगा, √3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू में √3 मल्टीप्लाई हो गया ना आपका ना, √9 बन जाएगा, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, किसका, 3 का, तो ये आंसर कितना आएगा, 3, और b का स्क्वायर तो b² होगा, दोनों का स्क्वायर करना पड़ता है। अब ये क्या हो गया, हमने ये देखा कि a² ना किससे भाग हो रहा है, b 3 से भाग हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं a² या a की पावर 2, a की पावर 2 3 से भाज्य है, तथा a भी 3 से भाज्य होगा। अगर हम देखें यहाँ पर क्या, a² ये मल्टीप्लाई में रहती तो ये नीचे चला जाएगा 3, b², तो हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, a² किससे भाग हो रहा है, 3 के पार्ट से भाग हो रहा है, तो वही लिखा मैंने स्टेटमेंट, a² 3 से भाज्य है तथा a भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है। अब आगे मान लेते हैं, माना कि एक और पूर्णांक मान लेते हैं, माना यहाँ पर a आया है ना, तो a ही मानेंगे, a बराबर में, अब √3 है तो यहाँ पे 3 माना जाएगा, 3c, और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ c पूर्णांक है,
सी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो हम वर्ग करेंगे क्या होगा, तो a का भी वर्ग होगा और 3c का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो a का स्क्वायर बराबर में 3c का स्क्वायर, तो इसका वर्ग किया हमने, तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और 3c का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3b स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, एक समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3b स्क्वायर बराबर में 9c स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, देख रहे हो कट सकता है 3 बार में, तो b स्क्वायर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 से भाज्य, b स्क्वायर 3 से भाज्य है तथा b भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना चाहो तो आप देखो, b स्क्वायर और ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा ये c स्क्वायर, तो b किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने देखा a तथा b, a तथा b, a भी 3 से भाज्य है और b भी किससे हो रहा है, 3 से भाग, तो a तथा b दोनों 3 से भाज्य है, भाज्य है। और हमने यहाँ पर देख क्या लिखा था, a और b क्या होता है, सहभाज्य है। तो सहभाज्य क्या होता है, जिसके गुणनखंड सिर्फ एक ही है, एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। तो हमारा यहाँ पे a और b का के साथ साथ ये 3 से भी भाग हो रहा है, 3 भी आ गया, तो एक के अलावा 3 भी आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो गया। हम कह सकते हैं अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्या हुआ, विरोधाभास का मतलब क्या है, जो हमने माना ना परिमेय संख्या है, तो वो अब परिमेय नहीं रहा, हमने जो अजप्शन किया, जो माना वो गलत हो गया, वो क्या हो गया, गलत। तो हम क्या कहते हैं, विरोधाभास है। तो हम इसलिए कह सकते हैं वो परिमेय ना रहकर क्या रह गया, अपरिमेय रह गया। ठीक है, तो इसलिए √3 एक अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब हम उदाहरण नंबर 10वां करते हैं। दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 10वां, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे कैसे, तो हम करते हैं, माना कि, अब पहले हल करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं, माना कि, पहले इसको हम परिमेय लेके चलेंगे। क्या चलेंगे, माना कि 5 में √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो परिमेय माना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 में √3 अपॉन में a अपॉन में b, और a और b क्या है, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तथा ये जो b है ना नीचे वाला, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हर है, तो अंश कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा b बराबर 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संख्या वाले को एक तरफ कर लेंगे और रूट वाले को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, -√3 है तो उधर जाके √3 प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बच गया 5, और ये प्लस का a बट्टा b है, तो इधर आके माइनस का a बट्टा b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे तो b आ जाएगा, अक्रॉस मल्टीप्लाई इस 5 को b से करेंगे तो 5b आ जाएगा, और इस a को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा,
a आ जाएगा बराबर में √3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देख रहे हो ये एक a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक हो सकता है, सहभाज्य संख्या कोई सी है। अब इसका ये एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया और ये क्या हो गया अपरिमेय। हमें दिख रहा है कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता, ठीक है ना। तो लेकिन स्टेटमेंट में हम इसको भी परिमेय लेके चलेंगे, लेकिन हम बाद में लिखेंगे ये भी क्या है अपरिमेय है, तो इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले 5b - a अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम ये एक तरह से हम ये पहचान लिए, तो ये अपरिमेय है, ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या हो गया फिर, और ये क्या हो गया हमारा परिमेय हो गया, परिमेय संख्या। क्या परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर होते हैं? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है। तो विरोधाभास प्राप्त होता है तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं वो अपरिमेय संख्या हो गया। हमने परिमेय लेके चले, वो गलत हो गया। विरोधाभास का मतलब होता है जो हमने माना परिमेय, वो क्या हो गया गलत हो गया, अपरिमेय। तो गलत हो गया तो वो क्या बन गया हमारा अपरिमेय संख्या बन गया। तो इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध बच्चों। ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 11 करते हैं। उदाहरण नंबर 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे हम? पहले हम परिमेय मान के चलेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय मान लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3√2 बराबर में a बट्टा में b। और जहाँ a और b क्या है? जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये? सहअभाज्य संख्या है। तथा जो नीचे वाला हर है, वो हर जो b है वो b बराबर 0 नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? रूट को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो 3 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या चला जाएगा b के नीचे, मतलब ये b के साथ चला जाएगा डिवाइड में। तो ये √2 है, तो a बट्टा में ये 3 नीचे आ जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम क्या देख रहे हैं? ये √2 जो है अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो हम कह सकते हैं ये विरोधाभास हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट में हम इसको कैसे लिखेंगे? ये पहले दोनों को परिमेय बताएंगे। a अपॉन में 3b एक परिमेय संख्या है तथा √2 भी
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, आपका अपरिमेय हो गया, और ये क्या हो गया, परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये उदाहरण नंबर 11वां भी कंप्लीट हो गया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।